Rajesh, Sir, thank you. welcome. Jain sir. What a lovely thing to happen. Thank you, sir. Good to see Shukriya. you. Thank you, sir. Thank you. Shabash, शेर. Thank you, sir. Please. मालदीव और भारत के रिश्तों में तनाव चल रहा है तो दूसरी तरफ टू फ्रंट वॉर की भी चुनौती है। लेकिन इसी बीच इजराइल हमास जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कई सवाल हैं जिनको आज समझने की कोशिश करेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर समय देने के लिए। सर, भारत से ही शुरुआत मैं करना चाहूंगा। मालदीव के राष्ट्रपति 5 दिन की यात्रा पर गए हैं चीन। हालांकि अभी तक ऐसा होता था राष्ट्रपति कोई भी बने वो भारत आता था। ये जो आश्चर्यजनक तरीके से एक झुकाव मालदीव का चीन की तरफ हुआ है, मालदीव का ना कहें, राष्ट्रपति मुइज़िऊ का कहें, भारत के लिहाज से कितना चुनौतीपूर्ण और क्या आने वाले वक्त में चैलेंज हमें हिंद प्रशांत महासागर में देखने को मिल सकते हैं? हाँ राजेश, मैं आपको 3 वाक्य बताऊंगा शुरुआत में ही। मालदीव से भारत की बड़ी मजबूत दोस्ती रही है, अभी भी हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है और भविष्य में भी भारत और मालदीव के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे वहाँ का कोई भी राष्ट्रपति हो जाए। जी। अब राष्ट्रपति मुइज़िऊ जो हैं, उनकी चुनाव के पहले एक मजबूरी थी। उनको लग रहा था कि शायद वो चुनाव पे ना जीतें। अब उनको एक तुरुप का इक्का मिल गया चुनाव के पहले। उन्होंने ऐसी बात फैला दी कि भारत जो है मालदीव के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है जी। भारत जो है मालदीव को छोटा भाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो फिर मैं भारत को बराबरी में ले आऊंगा जी। और इसकी शुरुआत ऐसे करूंगा कि भारत ने जो अपनी फौज यहां रखी हुई है, मैं उस फौज को मालदीव से निकाल बाहर करूंगा। बिल्कुल, ये चुनावी पैंतरा था। ठीक सर। इससे उनको वोट भी मिले, वो जीत भी गए। अब जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो ये जो पॉइंट है उनके गले की हड्डी बन गई है। समझना ये पड़ेगा कि मुइज़िऊ को भी मालूम है कि मालदीव को अगर फलना है, फूलना है, आगे बढ़ना है तो भारत के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। चीन तो हजारों क्या 10,000 किलोमीटर दूर है और भारत 100 क्या, भारत मालदीव के दिल में बैठा हुआ है। मालदीव भी हमारे दिल में बैठा हुआ है। हम जब भी मालदीव का सोचते हैं तो हम मालदीव को अपना भाई मानते हैं जी। हम बराबर का भाई मानते हैं। ठीक सर। अब मुइज़िऊ का एक दिक्कत यह हो गई कि अब उनके ऑपोजिशन वाले उनको चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, आपने बोला था इंडियन आर्मी को निकाल फेंकेंगे, क्यों नहीं किया? असल में मुइज़िऊ भी जानते हैं वहां हमारी फौज है नहीं। वो जो 75 सैनिक है तो वो किस लिए हैं सर, वो जानना चाहूंगा। हाँ राजेश, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हमारी फौज नहीं है। वहां पर क्या हुआ, हमने उनको एक हेलीकॉप्टर दिया हुआ है। ओके। तो 25 हमने टेक्निकल एयरमैन दिए हुए हैं इन हेलीकॉप्टर्स के टेक्निकल रख रखाव के लिए। ठीक सर। वो बंदूक वाले फौज नहीं है। ओके। ये दिया किस लिए था कि डिजास्टर रिलीफ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े दूर दूर उनके आइलैंड्स हैं। तो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे और उनके आदेश पर ही, मालदीव के एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पर ही हेलीकॉप्टर के पायलट ले जाते हैं। बिल्कुल सर। दूसरी चीज, हमने उनको डॉर्नियर विमान भी एक दे दिया। बिल्कुल। अब वो डॉर्नियर विमान हमने दिया उनको इसलिए कि मालदीव जो है वो अपने कोस्टल एरिया पर ध्यान रख सके। ठीक है सर। कि भाई उनके कोस्टल एरिया में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। द्वीपों वाला देश है, बहुत छोटे छोटे दूर दूर द्वीप हैं। तो हमारी जो वहाँ डॉर्नियर है उसके लिए हमने 25 जवान वहाँ रखे। ये लड़ने वाले जवान नहीं है। ओके। लेकिन सर एक चीज और भी है, जब से प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए हैं, उन्होंने तस्वीरें साझा की, उसके बाद मालदीव और इंडिया के बीच एक ट्विटर वार चल रहा है। लगातार बॉयकॉट इंडिया, बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। तरह तरह के अपशब्द मालदीव की तरफ से भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को कहेंगे, जिन्हें जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत से भी की गई उन्हें भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये ट्रेंड 72-48 घंटों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस दौरान जो बातें कही जाती हैं, मुझे लगता है उसका एक लंबा असर रहता है। तो क्या इन चीज़ों से भी बचने की ज़रूरत है दोनों मुल्कों को? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें समझना पड़ेगा कि ये जो फिलहाल एक कटुता छाई हुई है, ये कटुता हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने में घुल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही मैच्योर हैं, परिपक्व हैं।
वो चाहते हैं कि भारत अपने जितने पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, बर्मा है, नेपाल है, भूटान है, हम सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। और एस जयशंकर तो हमारे दुनिया के बेहतरीन विदेश मंत्रियों में से एक हैं। वो शुरू से ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रहे हैं, उन्हें मालूम है, 40 साल का तजुर्बा है, उन्हें मालूम है कि देशों के बीच में छुटमुट टेंशन चलती रहती है, लेकिन सोचना यह पड़ना पड़ता है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद उस मुल्क के साथ हमारे क्या रिश्ते होने चाहिए। तो अभी जो मालदीव के साथ हो रहा है, ये कटुता सिर्फ सोशल मीडिया में है। अगर आप देखें, भारत सरकार ने और मालदीव के यहां से भी सोशल मीडिया में ही सब लोग एक्टिव हैं। तो कुछ भारत में भी देश प्रेमी हैं, वो कहते, कभी बोलते हैं कि फलाने मुल्क को ठोक दो, पाकिस्तान को ठोक दो, चीन को ठोक दो। मैं थोड़ा घटिया बात इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द, लेकिन देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चीन को ठोक दो और पाकिस्तान को ठोक दो ऐसे नहीं चलती है। ऊपर लेवल क्या है, मोदी जी हैं, एस जयशंकर हैं, और बड़े मैच्योर और दूरगामी सोचने वाले लीडर्स हैं। मोइजू भी जानते हैं कि उन्हें भारत के साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल, हम पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। एक चीज और जो देवनाथ सर मैं समझना चाहता हूं आपसे कि बॉयकॉट मालदीव की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि भारत के जो टूरिस्ट जाते थे उनके ऊपर ही मालदीव की इकोनॉमी भी चलती थी। जो पॉइंट मेरा है कि क्या हम जितना बॉयकॉट मालदीव का करेंगे उतना मौका हम चीन को नहीं देंगे कि वो उतनी मजबूती से मालदीव में अपने पैर पसारे? ये भी समझना होगा। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और एक वजह कि भारत सरकार हमेशा से ही मालदीव के साथ बहुत बेहतराना रिलेशनशिप रखना चाहती है, वो ये है कि हम नहीं चाहते कि मालदीव के साथ अगर हमारे व्यवहार और संबंध ठीक नहीं है तो ऐसा ना हो कि वो जो रिक्त स्थान हो, वैकेंट जगह है, उसमें चीन आके बैठ जाए। अब देखिए, ये समझना पड़ेगा कि दुनिया के जितने छोटे छोटे मुल्क हैं, खास तौर से दुनिया के वो छोटे मुल्क जो कि दो बड़े बड़े मुल्कों के बीच में रहते हैं। अब नेपाल है, चीन और भारत के बीच में है, भूटान है, चीन और भारत के बीच में है, तो मालदीव है, वो चाहता है कि भारत से भी अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे भारत की ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी हो, हमारे टूरिस्ट जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है भारत की इन्वेस्टमेंट, भारत की गुडविल मालदीव चाहता है। लेकिन साइमल्टेनियसली वो चाहता है चीन से भी ले ले। बिल्कुल। तो हम मोइजू को भी समझा रहे हैं, और मालदीव के पहले के जितने वहां लीडरान रहे, सबको ये समझ में आ गया था कि चीन से अगर वो कुछ मदद लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो चीन उनको $1 बिलियन $2 बिलियन दे तो देगा जी, लेकिन चीन उसकी बहुत भारी कीमत अदा करवा लेता है। लंबा समय आपने एयरफोर्स में दिया है सर, राफेल की एंट्री हो चुकी है। अब खबरें ऐसी भी हैं कि J-31 पाकिस्तान जो है वो चीन से खरीद रहा है, J-20 उसके पास ऑलरेडी चीन के पास है। जो चीज मैं समझना चाहता हूं कि कितना बड़ा चैलेंज एयरफोर्स के पास, ये जब हम चीन और पाकिस्तान को एक साथ देखते हैं, कैसे एयरफोर्स उनसे निपटने वाली है, क्योंकि 42 के आसपास स्क्वाड्रन की हमें ज़रूरत है अगर दोनों से लड़ना है, लेकिन स्क्वाड्रन कम है। हाँ राजेश, मैं आपको बता दूं, भारत की फौज दिल, दिमाग और जोश और जज्बे के साथ लड़ती है। हम हथियार के ऊपर निर्भर नहीं हैं। इतना कहने के बाद ये भी कहता हूं कि अच्छे हथियार तो चाहिए लड़ने के लिए जी। अब जहां तक पाकिस्तान और चीन की बात है, मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, मैं एयरफोर्स में 34 साल रहा। मैंने एयरफोर्स में काफ़ी फाइटर विमान उड़ाए, लास्ट MiG-23 उड़ाया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास 22 स्क्वाड्रन हैं फाइटर जी। हम पाकिस्तान को देख लेंगे कभी भी, ठीक है। चीन की एयरफोर्स के पास 100 फाइटर स्क्वाड्रन है, ओके। लेकिन गौरतलब बात यह कि चीन 100 फाइटर स्क्वाड्रन भारत के विरुद्ध तिब्बत में तैनात नहीं कर सकता, ठीक है। तिब्बत में करीबन 8 या 10 उनके एयरफोर्स के बेसिस हैं। तो चीन देखिए, अक्साई चीन के आसपास वो ज्यादा से ज्यादा 10 या मैक्सिमम 20 फाइटर स्क्वाड्रन तैनात कर सकते हैं, ठीक है। अब पिछले 2-3 साल से जब टेंशन हुए उनके पास चीन के साथ, तो उन्होंने करीबन 10 फाइटर स्क्वाड्रन वहां पे तैनात किए। चलो, अगर रेगुलर जबरदस्त वॉर होती है तो वो अपने 100 में से ज्यादा 20 फाइटर स्क्वाड्रन वहां तैनात करेंगे। ये सोचना पड़ेगा कि
उनका झुकाव ज्यादातर जो है जी। चीन की एयरफोर्स का वो ताइवान की तरफ है। ठीक है। तो पाकिस्तान के 22, चीन हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 20 फाइटर स्क्वाड्रन तैनात कर सकता है, तो 42 स्क्वाड्रन बिल्कुल हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने होने चाहिए। वरन मैं बोलता हूं कि हमारे पास 3 स्क्वाड्रन और होने चाहिए, क्योंकि दक्षिण में भी अब सरकार ने हमें रोल दे दिया है। बिल्कुल अरब सागर का ख्याल रखना पड़ेगा, एक फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। चाहिए होगा। बे ऑफ बंगाल का ख्याल रखना पड़ेगा इंडियन एयरफोर्स को, तो उस तरफ भी एक फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। और हिंद महासागर भी सरकार ने बोला है एयरफोर्स को नेवी की मदद करनी पड़ेगी, तो जी। हिंद महासागर में गश्ती देने के लिए और खुदा ना खास्ता एक आध दुश्मन के जहाज को डुबाने का मौका अगर मिल गया जी। तो वहां पे भी एक फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। तो 45 स्क्वाड्रन मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन जिस प्रकार से J-31 देने की बात चल रही है, क्या ये चैलेंजिंग नहीं हो जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि स्टील्थ फाइटर जेट है वो। हाँ, ये देखिए J-31 दुश्मन का आकलन मैं हमेशा इज्जत के साथ करता हूं। ओके। हम पाकिस्तान एयरफोर्स और चीन की एयरफोर्स का ये सोचते हैं कि वो प्रोफेशनल हैं जी। और शुरुआत ऐसे करते हैं कि उनके पास जो भी इक्विपमेंट प्रोफाइल है बढ़िया है। ठीक है। क्योंकि दुश्मन को आपने कमजोर भांप लिया तो वो आपके हारने का पहला दिन माना जाता है। J-31 बढ़िया जहाज है। उन्होंने J-20 बनाया है, स्टेल्थ फाइटर विमान, 5वीं पीढ़ी का माना जाता है। जी। तो उन्होंने क्या किया, उसका एक एक्सपोर्ट मॉडल बना लिया। ओके। तो एक्सपोर्ट मॉडल जो है वो थोड़ा वाटर डाउन है, यानी J-20 से थोड़ा कम है। अब अगर वो पाकिस्तान को दे देंगे तो भारत को कोई चिंता नहीं है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि नहीं, इसके बारे में सबको शक है। अब समझिए J-31 उनके पास एक आध स्क्वाड्रन आ भी जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स के पास उसका पूरा इलाज है। पहली चीज तो यह है कि हमने S-400 जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स लिए हुए हैं रशिया से, 5 स्क्वाड्रन ले लिए हैं। तो ये इस तरह से डिप्लॉयड हैं कि वो स्टेल्थ विमान का भी ख्याल रख सकते हैं। हमने जो ट्रायल किए हैं उसमें हमने ये देखा है कि S-400 का जो रेडार है उसमें कुछ तरीके ऐसे हैं कि वो J-31 को आसमान में ढूंढ लेगा। एक और चीज क्या है, हमारे फाइटर पायलट दुश्मन के जहाज को बहुत दूर से आंखों से ही देख लेते हैं। अभिनंदन भी गए थे, MiG-21 में गए थे, उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया। ये एक बड़ी अचीवमेंट। तो हमारे पायलट हैं, हमारे पायलट उनकी आंख और कान बहुत मजबूत हैं, ट्रेनिंग दुनिया में शानदार हैं। ट्रेनिंग और J-31 भी अगर गिरेगा तो 2-4 वीर चक्रा तो हमारे फाइटर पायलट ने जीत ही लेना है। ठीक है सर। चीन की ही बात करें, हाल ही में चीन को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। टॉप 9 कमांडर्स, जनरल्स जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें सर्विस से हटा दिया गया। फिर खबर आती है कि रक्षा मंत्री जो हैं वो भी गायब हो जाते हैं। मैं डिफेंस के लिहाज से चीज़ों को पूछना चाहता हूं, क्योंकि कल एक खबर और आई अमेरिका की तरफ से कि जो चीन की मिसाइलें हैं उनके अंदर फ्यूल नहीं, बारूद नहीं, पानी भरा पड़ा है। हम किस प्रकार से शी जिनपिंग का सपना 2027 तक मॉडर्न आर्मी बनाने का था, उस सपने को क्या हम टूटता हुआ देख रहे हैं? और अगर ये जो PLA के अंदर भ्रष्टाचार है तो क्या जो चीन दिखावा कर रहा था, PLA जो दिखावा कर रही थी, क्या उसका असली चेहरा सामने आ चुका है? हाँ राजेश, चीन में ना उनकी जो फौज है थोड़ी अजीब सी है। ओके। उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। उनके तो पॉलिटिकल एजेंट होते थे, पॉलिटिकल कमिश्नर होते थे जो कि बटालियन लेवल पर, रेजिमेंट लेवल पर उनकी फौज के साथ डिप्लॉय होते थे और कमांडिंग ऑफिसर को बोलते थे कि फौज किस तरह से आगे बढ़ेगी। अब वहां पे जो भ्रष्टाचार के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर, बड़े बड़े जो अफसरान हैं, उनके ऊपर गाजगिरी है जी। अब ये चीज पहले भी सबको मालूम थी, थोड़ा अंदेशा था। अब क्या हुआ, शी जिनपिंग को ये लग रहा है कि उनको शायद 3 बार 4 बार या हमेशा के लिए प्रेसिडेंट रहना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो वो नहीं चाहते कि पॉलिट ब्यूरो में या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में कोई भी उनके बराबर का दर्जा हासिल कर सके। तो उनको जब भी लगता है कि कोई शायद पॉलिट ब्यूरो में उनके बराबर खड़ा हो जाएगा, तो वो एक इलाज उनके पास बड़ा अच्छा है चीन में। ओके। ऐसा इलाज कई देशों में है, कम्युनिस्ट कंट्रीज में खास तौर से, कि एक जनरल के ऊपर या एक पॉलिटिशियन के ऊपर लांछन लगा देते हैं और फिर उसको अज्ञातवास में भेज देते हैं। बाकी जहां तक शी जिनपिंग की तैयारियों का मामला है, देखिए अमेरिका को भी मालूम है कि PLA की एयरफोर्स और नेवी मजबूत है। ओके। हाँ,
अमेरिका को और भारत को, हमको भी मालूम है कि इतनी मजबूत नहीं है जितना मजबूत चीन बताता है। अब मेरा सवाल वही है, क्योंकि 2020 से पहले भी तो शांति थी, है ना, फिर एकदम से तनाव बढ़ जाता है। जब तक चीन एलएसी के जो उसका परसेप्शन है उसको साझा आपके साथ नहीं करता है, हाँ। जब तक डॉक्यूमेंट को साझा नहीं आपके साथ करता है, तो कैसे हम मान के चलें कि ये विवाद खत्म हो सकता है सर? राजेश, मैं आपको बताता हूं कि जब दो भी महाशक्तियां, भारत भी बड़ा देश है, चीन भी बड़ा देश है, और हमारी बॉर्डर कितनी लंबी, 3,500 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। देखिए, बॉर्डर पर एक छोटा मोटा विवाद तो रहता ही है। मैं आपको बता दूं, अगर विदेश मंत्रालय में आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, भारत और चीन थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट की अदला बदली करते रहे हैं। चीन 1949, 1953 माओ सेतुंग के जमाने से ही तब कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, और उस जमाने से ही थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट हमने एक्सचेंज किए हैं। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा तनाव रहता है, लेकिन हमें बहुत बृहद, सी द लार्जर पर्सपेक्टिव, विहंगम दृश्य जिसे कहते हैं। तनाव तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, कनाडा और अमेरिका के बीच में भी बॉर्डर विवाद है। ओके। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में बॉर्डर विवाद है। तो बॉर्डर विवाद तो दुनिया के हर देश में ही होता है। दोस्त मुल्क जो होते हैं उनके बीच में भी बॉर्डर विवाद रहता है, लेकिन थोड़ा रहता है ऐसा। ठीक है, तो उससे युद्ध की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। नहीं, हमने 1962 में युद्ध देखा है, 67 में युद्ध देखा है, उस लिहाज से मैं चीजों को समझ रहा था। मैं एक और पड़ोसी की बात आपसे करना चाहूंगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। जिस प्रकार से हाल ही में हमने बलूचिस्तान मूवमेंट को देखा, और बलूच के हज़ारों लोग, लाखों लोग जो है आके इस्लामाबाद पहुंच गए। जिस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में भी एक अलग होने की मांग उठ रही है, बलूचिस्तान में अलग होने की मांग उठ रही है। मुल्क के पास पैसा नहीं है, और जो राजनीतिक अस्थिरता है वो सबको पता है वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। किस प्रकार से हम पाकिस्तान को देखें? क्या हम एक टूटता हुआ आगे पाकिस्तान देख रहे हैं? ये मान के चलें कि जो, क्योंकि नेताओं के बस का वहाँ पे कुछ नहीं है, ये मान के चलें कि पाक सेना जो है सबको कंट्रोल में रख पाएगी। जी हाँ राजेश, पाकिस्तान की विडंबना है, जब आज़ाद हुए थे दोनों मुल्क जो थे साथ साथ थे जी। हम भाई भाई थे। पाकिस्तान सोचता है कि हम बड़े भाई हैं, जबकि हमने उनको बराबरी का दर्जा दिया है। उसके बाद हमारे में, इंडिया में देखिए कहाँ डेवलपमेंट कितनी हो गई है। आज इंडिया में हमारे तरफ जो सोशल मीडिया इंडेक्स हैं, हमारे यहाँ IIT खुल चुके हैं, IIM खुल चुके हैं, बड़े बड़े कारखाने खुल चुके हैं। पाकिस्तान में किसी वजह से ऐसा नहीं हुआ। आपने सही कहा, इसका बहुत बड़ा वजह ये रहा कि वहाँ की डेमोक्रेसी पनपी नहीं, आर्मी का ही दबदबा रहा। देखा जाए तो आधे टाइम तो वो आर्मी के फौज के चुंगल में ही रहे। अब पाकिस्तान की एक और बड़ी विडंबना एक ये रही कि जैसे हिंदुस्तान में हमने सारे भारतवर्ष को एक साथ लेके चले। हमारे यहाँ जो भी लीडर रहे उन्होंने कभी नहीं सोचा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कि मैं बंगाली हूँ, आप डोगरा हो। हाँ। हम सब एक साथ चले जी। तो भारत सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े कारखाने खोले, पूरे भारत में खोले। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। वहां क्या हुआ कि पंजाब जो है, पाकिस्तान का पंजाब जी, वहां पे सुन्नी लोगों का दबदबा रहा। पाकिस्तान की फौज में भी पंजाब की जो सुन्नी है वही उनका दबदबा रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को दबा के रखा है, छोटा भाई समझा, छोटा ही समझा, भाई भी नहीं समझा। और खैबर पख्तूनख्वा आपने बात की, थोड़ा शिया सुन्नी वाला भी प्रॉब्लम है। पंजाब के ये सब सुन्नी हैं, खूंखार होते हैं थोड़ा सा जी। मेरा मुस्लिमों के प्रति काफी रेस्पेक्ट है, लेकिन वहां क्या होता है, मुस्लिम्स में भी सुन्नी थोड़ा मजबूत होते हैं, शिया जो होते हैं वो थोड़ा शांत होते हैं, मिलजुल के चलते हैं। तो खैबर के जो लोग हैं वो आमतौर पे शांति प्रिय हैं। वो बंदूक तभी उठाते हैं जब उनको कोई तंग करता है। लेकिन हमने हाल ही में रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री को भी कई विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बात करें या कहें तो सेना की तरफ से भी बयान सुने पीओके को लेकर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ को क्या लगता है कि क्या वाकई में 75 साल बाद पीओके लेना आसान है? राजेश, ये सवाल ऐसा है, मुझे थोड़ा जवाब डिप्लोमेटिकली देना पड़ेगा। पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बनेगा जी।
लेकिन पीओके भारत का हिस्सा तभी बनेगा और बन जाएगा जब पीओके के जो लोग हैं, हम तो उनको प्यार और मोहब्बत से दिल से तमन्ना करते हैं कि वो भारत के साथ जुड़ जाएं। जी। अब अक्सर खबरें आती रहती हैं कि पीओके के जो लोग हैं, गिलगित बाल्टिस्तान के हुंजा के लोग हैं, वो परेशान हैं पाकिस्तान से। जी। पाकिस्तान ने उनको दबाया हुआ है, तो अक्सर वो देखते हैं कि भारत ने कितनी उन्नति कर ली है। पीओके के लोग जो हैं हमारे कश्मीर को जब देखते हैं, यार कश्मीर कितना आगे चल पड़ा है, खुशहाली छाई पड़ी है भारत के कश्मीर में। जी। दाल चावल अनाज कितना सस्ता है, कश्मीर में हर गांव में बिजली पहुंची हुई है, कश्मीर में जहां देखो मोबाइल कनेक्शन है, कश्मीर में दूर दूर के गांव तक हमने स्कूल खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, तरक्की हो रही है। टूरिज्म, आज कश्मीर के लोग टूरिज्म के थ्रू लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो पीओके के लोग जिस दिन भारत के कश्मीर को देखकर भारत के कश्मीर का हिस्सा बनना चाहेंगे। ठीक है, अब 2-3 सवाल और मेरे बड़े अहम है। हम पीओके की बात करते हैं, क्या कारण है सर अक्साई चीन की बात हम नहीं करते? क्या कारण है कि हम सक्सम बैडली की बात नहीं करते? ये भी तो दो हमारे ही हिस्से हैं। देखिए, हिस्ट्री जो है, हम हिस्ट्री से सीखते हैं। भारत बहुत हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से ही मुल्क में जो पॉलिटिकल लीडरान हुए बहुत दूर दराज तक सोचने वाले थे। हमारे यहाँ डिप्लोमेट्स, मैं हमारे यहाँ आईएएस है, आईएफएस है, उनकी बहुत तारीफ करता हूँ कि आज़ादी के बाद से ही उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को साथ रखा। जी। पाकिस्तान और चीन को साथ साथ लेके चलने की कोशिश की। अब उसमें अक्साई चीन का मुद्दा शुरुआती दिनों से ही हो गया। अब चाओ एन लाई भारत आते थे 1953 1957 में, हिंदी चीनी भाई भाई। हम तो 5000 साल पुरानी सभ्यता हैं, चीन की भी 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हमने सोचा कि शायद वो सच बोल रहे हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। अब अक्साई चीन में वो घुस रहे थे। उस जमाने में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे बीएन मलिक। ओके। वो जवाहरलाल नेहरू को जाके हर रोज सुबह 7 बजे एक ब्रीफिंग देते थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत जल्दी उठ जाते थे, ऑफिस जाते थे 9 बजे। बीएन मलिक उनके पर्सनल इनर कोटरी में थे, तो 7 बजे पहुंच जाते थे और हर रोज जाके कहते थे, सर ये अक्साई चीन में ड्राइंग पिन में झंडा लगा के दिखाते थे, चीन ने अपना यहां आ गए। जवाहरलाल नेहरू ने किन्हीं कारणों से ये सोचा कि हम चीन को डिप्लोमेटिक तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से ही पीछे रखेंगे। ठीक है। तो फौज का इस्तेमाल करने की जो चीज है वो जवाहरलाल नेहरू ने सोची नहीं। तस्वीर ये भी कहती है कि जब नेहरू को पता चलता है कि चीन आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी भी अपनाई और कहा कि जवानों को कि आप जाइए जगह जगह पे कैप्चर करिए। उसके बाद 1962 का युद्ध हमें देखना पड़ा। चलिए, ये इतिहास की बातें, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ चीज़ें बदलेंगी आने वक्त के साथ। इजराइल हमास जंग चल रही है, 3 महीने का वक्त हो चुका है। सर क्या लगता है आपको, ये जंग रूस यूक्रेन युद्ध की तरह लंबी खींचेगी या अंजाम तक पहुंचेगी? राजेश, बहुत दुख की बात है, आज तक शायद 22,700 से ज़्यादा सिविलियन हलाक हो चुके हैं। मैं तो इस्तेमाल करूंगा वर्ड शहीद हो चुके हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं, मैं फौज में था, कि दुनिया में कभी भी लड़ाई हो तो फौजी आपस में लड़ें। अब ये युद्ध के 3 महीने हो चुके हैं। जब ये युद्ध चालू हुआ था तो हम जो मिलिट्री एनालिस्ट थे जी, हमारा आकलन था कि इजराइल के पास ये लड़ाई लड़ने के लिए शायद 30 दिन का अम्युनिशन होगा, 60 दिन का अम्युनिनिशन होगा। ठीक है। हर मुल्क जो है 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन का अम्युनिशन रखता है। हम इस्तेमाल करते हैं शब्द WWR, वार वेस्टेज रिजर्व्स। अब हुआ ऐसा कि जब ये बमबारी चालू हुई तो तुरंत अमेरिका ने ना इजराइल को भरपूर सैन्य सामग्री भेजनी शुरू कर दी। ओके। अमेरिका 7 अक्टूबर के पहले हर रोज हथियार, बम, गोले बारूद, आर्टिलरी के शेल, रॉकेट्स, मिसाइल्स भेज रहा था यूक्रेन को। ठीक है। कीव को, ज़ेलेंस्की को, बिल्कुल, रूस से लड़ने के लिए। अमेरिका ने क्या किया, 7 अक्टूबर के बाद उसको डाइवर्ट कर दिया इजराइल को। ओके, यानी कि तुरंत आया तुरंत यूज कर लिया। बस एक आखिरी सवाल जो मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि लंबी बातचीत हो गई है। भारत इस युद्ध से क्या कुछ सीख सकता है? हम अब 13-17 दिन में, अब वो जंग नहीं है कि 13-17 दिन में खत्म हो जाएंगी या 1 महीने में खत्म हो जाएगी। अब आपको तकनीक के साथ साथ एक लंबे वॉरफेयर के लिए तैयार होना होगा, फिर वो वॉरफेयर
चीन के खिलाफ हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ हो? जी हाँ राजेश, जहाँ तक चीन की बात है या पाकिस्तान की बात है, एक चीज़ जो हुई है कि जब भी हमारी कोई लड़ाई चीन के साथ हुई या पाकिस्तान के साथ हुई, वो महज कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते में ही निपट गई। जी। 1965 के युद्ध में भी शास्त्री जी ने ताशकंद जाके सुलह कर लिया। 1971 के युद्ध में भी हमने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया 16 दिसंबर को, और शिमला समझौता कर लिया। 1962 के युद्ध में तो चीन ने नवंबर 22 या 23 को यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया और चीन की फौज वापस भी चली गई। और अब जो युद्ध होगा, भारत को तैयारी करनी पड़ेगी युद्ध के लिए। लंबा युद्ध ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर है। देखिए, जहां तक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का प्लान है, हमारी तो हर दिन कितना बम इस्तेमाल करेगी एयरफोर्स, कितने 100 बम फेंकेगी, 1000 रॉकेट फायर करेगी, हमारी कैलकुलेशन टेबल बनी हुई है। ठीक है। अब उसमें होता है कि नॉर्मल रेट ऑफ फायरिंग, मैं जरा टेक्निकल बात कर रहा हूं, इंटेंस रेट ऑफ फायरिंग, यानी आम लड़ाई तो एयरफोर्स हर रोज 100 बम गिराएगी। इंटेंस रेट ऑफ फायरिंग तो एयरफोर्स हर रोज 500 बम गिराएगी। ये तो होता है, लेकिन ये ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। जहां तक भारत सरकार है, भारत सरकार के पास बजटरी रेस्ट्रिक्शन है जी। हम फौज में इस चीज को समझते हैं। तो हमने हमारे पास कितने हथियार रखे हुए हैं? हमने हमारे पास इतने हथियार रखे हैं कि हम 30-40 दिन की लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, गोला बारूद बनाती हैं, डिफेंस पीओसीज हैं, वो भी कुछ हथियार बनाती हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। तमाम पहलुओं पर आपने इतनी बारीकी से मुझे और मेरे दर्शकों को समझाया। तो ये थे जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जिसे तमाम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अहम कही कि भारत और मालदीव को साथ में ही रहना है। चीन हजारों किलोमीटर दूर है, आते आते वक्त लगेगा, लेकिन भारत वो पड़ोसी है जो हमेशा साथ था, है और आगे भी रहेगा। तो आज मेरे साथ इतना ही, फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।